वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। सोशियोलॉजिकल थिंकर के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लुई दोमो के बारे में। लुई दोमो इंडियन कास्ट सिस्टम के स्टडी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट नाम है। हम जब इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, खासकर कास्ट सिस्टम को पढ़ते हैं, इनका नाम हमें बहुत जगह पर देखने को मिलता है। इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था इंडियन कास्ट सिस्टम को स्टडी करके। आज के क्लास में लुई दोमो ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। हम उनके जो कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं वो है होमो हायरार्किकस, होमो इक्विलस, कास्ट सिस्टम, थ्योरी ऑफ वर्ना, प्योर एंड इम्प्योर। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है इनको आज के क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो। आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। यहाँ पर मेरे चैनल में अलग अलग थिंकर्स के रिलेटेड अलग प्लेलिस्ट है, यानी कि जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है उनके लिए आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो इम्पोर्टेंट और थिंकर्स है उनके लिए एक प्लेलिस्ट, 26 थिंकर जो यूजीसी नेट के है वहाँ पर आपको 26 थिंकर के डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे। इस वजह से आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियोस है जो मेरे इस चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। लुई दोमो एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इंडिया के कास्ट सिस्टम को स्टडी किया था। अब जब भी हम कोई बाहर के वेस्टर्न जो भी थिंकर है वो जब इंडिया को स्टडी करते हैं, उनका मेन मकसद ही होता है इंडिया के कास्ट सिस्टम को स्टडी करना, क्योंकि इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है ये बाकी जगहों से यूनिक है। इस वजह से हम इंडिया के कास्ट सिस्टम के स्टडी में अलग अलग बाहर के थिंकर का भी नाम देखते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में मैकिम मेरियट के बारे में जाना था, उन्होंने भी इंडिया के कास्ट सिस्टम को ही स्टडी किया था। लुई दोमो का जो जन्म है वो हुआ था 1911 में और इनका डेथ हुआ था 1998 में। अब इनका जो टाइम पीरियड है ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने उनके टाइम पीरियड में क्या क्या लिखा था वो उस टाइम के हिसाब से रिलेवेंट होता है। लुई दोमो ने अपना जो पीएचडी है वो मार्सेल मॉस के अंडर में किया था। मार्सेल मॉस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। दुमो का जो फील्ड वर्क है, मेजर फील्ड वर्क है, वो है प्रमलाई कलर्स के यहाँ पर। उन्होंने तमिलनाडु के एक ग्रुप प्रमलाई कलर्स के यहाँ पर जाकर फील्ड वर्क किया था। और ये जो नाम है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ प्रमलाई कलर्स के वहाँ पर नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी जगह है जहाँ पर उन्होंने फील्ड वर्क किया था। खासकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जाकर भी उन्होंने अपना फील्ड वर्क किया था। वहाँ पर वो 15 महीने तक रहकर वहाँ के सोसाइटी को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। अब जब हम इंडियन सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, कास्ट सिस्टम को खासकर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें एपिक्स का सहारा लेना पड़ता है। बुक्स में जो लिखा है वो पढ़ना पड़ता है। और इंडिया में जो भी चीज़ें ज़्यादातर लिखी थी वो थी संस्कृत में। इस वजह से उन्होंने संस्कृत को भी सीखा था इंडियन बुक्स को स्टडी करने के लिए। इस वजह से हम देखते हैं कि लुई दोमो को जो पर्सपेक्टिव है वहाँ पर हम अलग अलग तरीके का पर्सपेक्टिव देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग बुक्स को स्टडी किया था, जहाँ पर उन्होंने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यूज़ करके इंडिया के कास्ट सिस्टम को देखा था। साथ ही साथ उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का यूज़ किया था, कल्चरलिज्म का यूज़ किया था। अलग अलग पर्सपेक्टिव अलग अलग जगहों पर उन्होंने यूज़ करके इंडियन कास्ट सिस्टम को उन्होंने समझा था। लुई दोमो लेवी स्ट्रॉस से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। लेवी स्ट्रॉस एक स्ट्रक्चरलिस्ट थे जिन्होंने बाइनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया था। बाइनरी ऑपोजिशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर चीज़ों को पेयर में समझा जाता है, यानी कि जोड़े में चीज़ों को देखा जाता है। जैसे डे नाइट, ये दो एक्सट्रीम एंड्स है। इस तरीके से रॉ कुक्ड, लाइफ डेथ, इस तरीके से हम बाइनरी ऑपोजिशन में चीज़ों को देखते हैं। अब लेवी स्ट्रॉस का जो बाइनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट है इसको लुई दोमो ने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया था। इन्होंने कास्ट सिस्टम को स्टडी करते वक्त बाइनरी ऑपोजिशन का यूज़ किया था। अब एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि
लेवी स्ट्रॉस का बाइनरी ओपोजिशन को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किसने यूज किया था? तो आंसर हो जाएगा लुई दोमो। लुई दोमो ने इंडिया में एक्सट्रीम एंड्स को स्टडी किया था, जहां पर ब्राह्मिन्स और अनटचेबल है। साथ ही साथ उन्होंने प्योर एंड इम्प्योर को स्टडी करने के लिए भी इस तरीके का स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच का यूज किया था। इस वजह से हम इनका जो पर्सपेक्टिव है कास्ट सिस्टम को स्टडी करने का पर्सपेक्टिव, यहाँ पर उनको हम स्ट्रक्चरलिस्ट भी कह सकते हैं। फिर ये जो लुई दोमो है वो बोगली से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। बोगली भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया के कास्ट सिस्टम को कल्चरल के हिसाब से एक्सप्लेन किया था। इन्होंने कास्ट सिस्टम को कल्चरल एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझाया था, जहां पर उन्होंने देखा था कि इंडिया का जो मेन सेंटर है, कास्ट सिस्टम का जो सेंटर है वो है उसका कल्चर। यहाँ पर उसका एक अलग तरीके का यूनिक कल्चर पाया जाता है। इसी चीज़ को भी लुई दोमो ने अपने वर्क में यूज़ किया था। इस वजह से इनको हम कल्चरलिस्ट भी कह सकते हैं। अब आगे क्लास में इनके जो भी कॉन्सेप्ट है इनको हम डिटेल में समझेंगे। पहले हम देखते हैं लुई दोमो का इम्पॉर्टेंट बुक्स। लुई दोमो ने बहुत सारे बुक्स लिखी है, लेकिन हर कोई बुक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंडियन सोसाइटी के ऊपर उन्होंने जो भी स्टडी किया है, उनके रिलेटेड उन्होंने जो भी बुक्स लिखी है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब पहला जो बुक है ये बहुत ही अजीब सा एक नाम है हमारे लिए, क्योंकि ये फ्रेंच में है, लेकिन यहाँ पर एक कीवर्ड है प्रमलाई कल्लर, जो उनका फील्ड वर्क का मेजर फील्ड वर्क था। इसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी। अब आप जो भी थिंकर को स्टडी करते हो उनके कीवर्ड्स को ज़रूर याद रख लीजिएगा, खासकर उनका फील्ड वर्क क्या है, वो कौन से पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं और उनका मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखोगे तो ज़्यादातर MCQ बेस्ड आंसर में आप लोग अच्छे से मार्क कैरी कर पाओगे। यहाँ पर उनका और एक इंपॉर्टेंट बुक है जो है होमो हायरार्किकस। होमो हायरार्किकस एक कॉन्सेप्ट है, साथ ही साथ ये एक बुक है जहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस होमो हायरार्किकस बुक में उन्होंने इंडियन कास्ट सिस्टम को स्टडी किया था। फिर इसी होमो हायरार्किकस का एक ऑपोजिट बुक भी है जो है होमो इक्वेलिस। इस बुक में उन्होंने वेस्टर्न सोसाइटी को स्टडी किया था। इसके अलावा भी उनका और भी बुक है, जैसे हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडिया, रिलीजियन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया, ए साउथ इंडियन सबकास्ट। ये बुक का नाम आप लोग देख लीजिएगा। खासकर जो दो बुक है होमो हायरार्किकस और होमो इक्वालिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका ईआर भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अब पहले हम देखते हैं उनका होमो हायरार्किकस और होमो इक्वालिस का कॉन्सेप्ट। ये जो दोनों है ये दोनों उनके बुक के नाम ही है, अभी हमने देखा है। अब ये जो होमो हायरार्किकस है, होमो हायरार्किकस बुक में उन्होंने इंडियन कास्ट सिस्टम किस तरीके का होता है इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। हायरार्किकस यानी कि हायरार्की, उन्होंने इंडियन कास्ट सिस्टम को हायरार्की की तरह समझा था कि एक के बाद एक, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से कास्ट सिस्टम में हायरार्की होता है। इसी हायरार्की को उन्होंने इस बुक में दिखाया था कि इंडियन कास्ट सिस्टम किस तरीके से हायरार्की में चलता है। उन्होंने इस हायरार्किकस में इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया था, इंडियन जो सोसाइटी के जो वैल्यूज है उनको देखा था। साथ ही साथ उन्होंने एनालाइज किया था कास्ट हायरार्की को। यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ नोटिस की थी कि इंडिया का जो कास्ट सिस्टम का टेंडेंसी है वो है लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो हायर कास्ट के लोगों के हैबिट्स को फॉलो करते हैं। ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को उन्होंने अपनी बुक होमो हायरार्किकस में दिखाया था। अब ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के जो हैबिट्स है उनको फॉलो करते हैं, ये कॉन्सेप्ट को हमने पहले भी पढ़ा है। हमने MN श्रीनिवास का संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लगभग उसी के जैसा ही है। लुई दोमो ने उस कॉन्सेप्ट को ही होमो हायरार्किकस कहा था। अब देखते हैं होमो इक्वालिस का कॉन्सेप्ट। होमो इक्वालिस से ही आप लोगों को पता चलता है, इक्वालिस यानी कि जहाँ पर इक्वलिटी के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर इस बुक में उन्होंने वेस्टर्न सोसाइटीज़ को स्टडी किया था। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जो इंडिविजुअलिज्म है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, इन सारे चीज़ों को उन्होंने स्टडी करके इस बुक में लिखा था। इस वजह से होमो हायरार्किकस और होमो इक्वालिस
जो बुक है ये दो ऑपोजिट बुक है, जहां पर होमो हायरार्किकस में इंडियन सोसाइटी को समझा जाता है, उसी तरीके से होमो इक्वलिस में वेस्टर्न सोसाइटी के इक्वलिटी को समझा जाता है। यहाँ पर वेस्टर्न सोसाइटी में क्या क्या वैल्यूज है, उनके आइडियोलॉजीज क्या है, वो होमो इक्वलिस बुक में लिखा गया है। इस वजह से आप लोग याद रखिएगा कि होमो हायरार्किकस और होमो इक्वलस ये दोनों ऑपोजिट बुक है। एक है इंडियन सोसाइटी के बारे में और दूसरे है वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में। जहां पर एक इक्वलिटी के बारे में बात करता है तो दूसरी बात करता है हमारे हायरार्की के बारे में। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ कास्ट बाय डूमो। डूमो ने कास्ट सिस्टम को किस तरीके से पढ़ा है। उन्होंने बहुत सारे और थिंकर का यूज किया था, उन्होंने बहुत सारे और थिंकर के कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपने जो वर्क है उसमें यूज किया था। डूमो फील करते थे कि इंडियन कास्ट सिस्टम को, अगर हमें इंडिया का बारे में नॉलेज लेना है तो हमें इंडिया के कास्ट सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा। इस वजह से जो भी सोशियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट टास्क है इंडिया में, वो है कास्ट सिस्टम को स्टडी करना। कास्ट सिस्टम को स्टडी करे बगैर हम इंडिया के सोशियोलॉजी को समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर डूमो ने इंडिया के कास्ट सिस्टम को क्लासिकल लिटरेचर को समझ के उनके हिस्ट्री में किस तरीके का घटनाएं घटी है उनको भी उन्होंने समझा था। खासकर उन्होंने यहाँ पर इंडोलॉजिकल अप्रोच यूज करके अलग अलग बुक्स को उन्होंने एनालाइज किया था। यहाँ पर उन्होंने अपने व्यूज दिए थे इंडियन कास्ट सिस्टम को लेके, वर्ण, प्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी, हायरार्की, पावर एंड टेरिटोरी, कास्ट गवर्नमेंट, ये सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की थी। अब डूमो पॉकॉक बोल के और एक स्कॉलर है, उनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया था और वहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व किया था कि अगर हमारे इंडिया में सोशियोलॉजी को डेवलपमेंट करना है तो सोशियोलॉजी और क्लासिकल इंडोलॉजी, इन दोनों को एक साथ मिलकर ही चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे इंडिया में जो इंडोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडोलॉजिकल यानी कि हम अलग अलग बुक्स में किस तरीके का चीज़ें लिखी हुई है उसके द्वारा इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। खासकर जो वर्ण सिस्टम है वो बुक से ही निकल कर आती है। इस वजह से वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि अगर हमें इंडिया में सोशियोलॉजी को डेवलपमेंट करना है तो हमें सोशियोलॉजी और इंडोलॉजी, इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर कर ही चीज़ों को स्टडी करना है। अब इसी पर्सपेक्टिव को उन्होंने अपने बुक होमो हायरार्किकस में यूज़ किया था, जहाँ पर उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन का एक मॉडल को बिल्डअप किया था कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है उसका मॉडल है, उसका मेन जो पॉइंट है, बेस है इंडियन सिविलाइजेशन का, वो है नॉन कॉम्पिटिटिव रिचुअल हायरार्किकल सिस्टम। यानी कि यहाँ पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाता है। यहाँ पर एक ऐसे हायरार्किकल सिस्टम है जहाँ पर रिचुअल के द्वारा चीज़ें चलती है और यहाँ पर कोई एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं कर पाता है। जैसे हम जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण्स जो होते हैं वो अपने काम, प्रीस्टीहुड का काम ही करते हैं। इनके साथ बाकी जो निचले वर्ग के जो लोग हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें जो ब्राह्मण्स है वो बाय बार्थ ही होते हैं। एक ब्राह्मण्स का बेटा ही ब्राह्मण बन सकता है, कभी भी शूद्र का बेटा ब्राह्मण नहीं बन सकता है। इस वजह से उन्होंने दिखाया था कि इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है, इंडिया का जो मॉडल सिविलाइजेशन का एक मॉडल है, वो नॉन कॉम्पिटिटिव रिचुअल हायरार्किकल सिस्टम है, जहाँ पर हायरार्किकल बेसिस पे एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं किया जा सकता है और यहाँ पर रिचुअल को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है। लुई डूमो बोगली से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। बोगली एक ऐसे थिंकर है जिन्होंने कास्ट की कल्चरल एक्सप्लेनेशन दिया था। कास्ट को उन्होंने कल्चर के द्वारा समझने की कोशिश की थी। अब बोगली का कहना है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम का डिवीजन ऑफ लेबर है, ये इकोनॉमी के बेसिस पर नहीं है। हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि जो हमारा डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है, यहाँ पर जो हम डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं, इसका मेन बेसिस इकोनॉमी नहीं है, यह इसका मेन बेसिस है कल्चरल। इस वजह से बोगली कहते हैं कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है ये एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है, यहाँ पर चीज़ें कल्चर के हिसाब से होती है। क्योंकि हम पहले से ही 4 वर्ण में
सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं, कौन कौन सा काम करेगा ये पहले से ही डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडेड होती है चीज़ें। इस वजह से इंडिया का कास्ट सिस्टम में हम इकोनॉमिक बेसिस नहीं देखते हैं, ये कल्चरल बेसिस है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सप्लॉयटेटिव चीज़ें नहीं है, क्योंकि जिसका काम है उसी को करना पड़ेगा और कोई जाकर वो काम नहीं कर पाएगा। अब डुमो ने बोगली का जो डेफिनेशन है या फिर बोगली का जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू है कास्ट को लेकर, उसको उन्होंने यूज किया था। डुमो के हिसाब से इंडिया का जो सोसाइटी है उसको हम बहुत सारे अलग अलग हेरिडिटरी ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। हेरिडिटरी ग्रुप यानी कि जो जन्म से ही हेरिडिटरी वाइज यानी कि लिनेज वाइज चलती जा रही है, जो जिस तरीके का काम करेगा उसका बेटा उसी तरीके का काम करेगा, हम यहाँ पर देखते हैं। सोसाइटी जो है वो एक बहुत सारे अलग अलग हेरिडिटरी ग्रुप्स में डिवाइड है, ये लुई डोमो का कहना है। इस वजह से ये जो ग्रुप्स है ये एक दूसरे के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा कनेक्टेड है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उन्होंने 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है, जिसके द्वारा इंडियन सोसाइटी के जो हेरिडिटरी ग्रुप्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पहला है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ द कास्ट। यहाँ पर हम मैरिज के टाइम पर हो या फिर लोगों से कांटेक्ट करने की बात हो, कौन किसके साथ बातें करेगा, कौन किसके साथ खाना खाएगा, इन सारे चीज़ों के बीच में हम सेपरेशन करते हैं। ये जो हेरिडिटरी ग्रुप्स है इनके बीच में सेपरेशन होता है पहले से ही। यहाँ पर कौन किसके साथ शादी करेगा वो भी प्री डिसाइडेड होता है, यानी कि कौन से ग्रुप के साथ कौन से ग्रुप की शादी हो सकती है ये प्री डिसाइडेड हो सकता है। इस वजह से इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेपरेशन। फिर हम यहाँ पर देखते हैं इंटरडिपेंडेंट ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। यहाँ पर जो ग्रुप से एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, क्योंकि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो सिर्फ पूजा पाठ करेंगे, जो क्षत्रिय होते हैं वो रक्षा करेंगे, फिर जो वैश्य होता है वो बिजनेस करेंगे और जो शूद्र होते हैं वो बाकी ऊपर के 3 ग्रुप को सर्व करेंगे। इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर बटा हुआ होता है और एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि जो अगर कोई शूद्र ना होगा तो बाकी ऊपर के जो 3 कास्ट है उनको कैसे कौन सर्व करेगा, अगर क्षत्रिय ना होंगे तो लोगों की रक्षा कौन करेगा। इस तरीके का इंडिया में हम कास्ट सिस्टम में इंटरडिपेंडेंस देखते हैं। फिर यहाँ पर देखा जाता है ग्रेडेशन ऑफ स्टेटस और हायरार्की। यहाँ पर हम हायरार्किकल सिस्टम देखते हैं, जहाँ पर सबसे ऊपर रहते हैं ब्राह्मण्स और सबसे नीचे होते हैं शूद्र। अब इसी चीज को बोगली ने जो भी डेफिनेशन दी है, वहाँ पर जो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करके लुई डोमो ने कास्ट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिया था। यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिए थे लुई डोमो ने। लुई डोमो ने मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। पहला है इंडिया इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल रीजियंस एंड कास्ट, यानी कि इंडिया जो है, इंडिया अलग अलग रीजियंस में बटा हुआ है और बहुत सारे अलग अलग कास्ट्स में भी ये बटा हुआ है। हम इंडिया में बहुत सारे अलग अलग रीजियन और कास्ट्स देखते हैं, और ये जो कास्ट्स होते हैं ना, ये कास्ट खुद में कॉन्फाइंड होते हैं और ये एक अलग तरीके का जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि उनका जो इंटरेक्शन होता है वो सिर्फ अपने कास्ट के अंदर में ही ज़्यादातर होते हैं। वहाँ पर शादियाँ भी कास्ट के अंदर में ही होती है और ये एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर सबसे और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कास्ट सिस्टम का फीचर है वो है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैरी आउटसाइड योर कास्ट, यानी कि कास्ट सिस्टम से बाहर जाकर कोई शादी नहीं कर सकता है। जो जिस कास्ट से बिलोंग करता है उसी कास्ट के हिसाब से उसको शादी करना पड़ेगा। इस तरीके का 3 फीचर्स के बारे में लुई डोमो ने बात की थी। अब लुई डोमो ने आइडियोलॉजी को भी डिफाइन किया था। उनके हिसाब से आइडियोलॉजी डेजिग्नेट्स ए मोर और लेस यूनिफाइड सेट ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज, यानी कि आइडियोलॉजी एक ऐसी चीज है जहां पर कुछ आइडियाज और कुछ वैल्यूज एक साथ मिलकर
एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। उन्होंने आइडियोलॉजी में दिखाया था कि इंडियन सोसाइटी का एक अलग आइडियोलॉजी है, इंडियन सिविलाइजेशन का एक अलग आइडियोलॉजी है, और जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसका एक अलग तरीके का आइडियोलॉजी होता है। डूमो के हिसाब से इंडियन सिविलाइजेशन जो है इसका एक अलग डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी है, जहाँ पर चीज़ों को बाइनरी ऑपोजिशन में देखा जाता है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें हैं इंडियन सोसाइटी में, ये बाइनरी ऑपोजिशन में ही देखा जाता है। लुई डोमो ने इसी बाइनरी ओपोजिशन को कंपेयर किया था इंडिया और वेस्ट के बीच में, कि इंडिया में हम किस तरीके का चीज़ें देखते हैं और वेस्ट में किस तरीके का चीज़ें देखते हैं। इन दोनों के बीच में इन्होंने बाइनरी ओपोजिशन दिखाया था। यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में चीज़ें ट्रेडिशनल है, यानी कि जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसी तरीके से चीज़ों को फॉलो किया जाता है। जो पहले के ज़माने में होता था उसी चीज़ को आज भी फॉलो किया जाता है। जैसे हम कास्ट सिस्टम देखते हैं, वहाँ पर जो भी मैरिज का सिस्टम है वो ट्रेडिशनल वे में ही चल रहा है। लेकिन वेस्ट में हम देखते हैं मॉडर्न, यानी कि टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती जाती है, वो लोग चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाते हैं। इंडिया में हम टोटालिटी के हिसाब से देखते हैं, यानी कि सारे लोगों को इकट्ठा करके हम देखते हैं। जब भी कोई ग्रुप को देखा जाता है उसको टोटल के बेसिस पे देखा जाता है कि वो कौन सी जगह से बिलोंग करता है, उसका ग्रुप कौन सा है, वो कौन से कास्ट से है। ये सारी चीज़ें इंडिया में टोटालिटी के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में हम देखते हैं इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई भी एक इंसान किस तरीके का है वो सिर्फ अपने खुद के बारे में ही सोचता है, और बाकी जो लोग हैं उसके द्वारा वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है, इतना ज़्यादा कॉन्फाइन नहीं होता है। यहाँ पर इंडिया में हम हायरार्किकल सिस्टम देखते हैं, वेस्ट में देखते हैं इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। इंडिया में प्योरिटी देखा जाता है और वेस्ट में पोल्यूशन। अब प्योरिटी और पोल्यूशन ये दोनों चीज़ यहाँ पर अलग क्यों है? इंडिया में हमारा जो बेसिस है वो है प्योरिटी, यानी कि कौन कितना ज़्यादा प्योर है, यहाँ पर इसके ऊपर नज़र रखी जाती है। यहाँ पर इंडिया में प्योर और इम्प्योर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन वेस्ट में जो है ये कॉन्सेप्ट है पोल्यूशन, यानी कि कौन बुरे काम कर रहा है उसी के ऊपर ही सिर्फ नज़र दिया जाता है। यहाँ पर प्योरिटी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो ही वो बुरा है। यहाँ पर पहले से जन्म से किसी को प्योरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता है। यहाँ पर इंडिया में स्टेटस के बेसिस पे हम चीज़ों को देखते हैं और वेस्ट में किसके पास किस तरीके का पावर है इसके हिसाब से देखते हैं। इस तरीके से लुई डोमो ने इंडिया और वेस्ट के बीच में दो बाइनरी ऑपोजिशन दिखाने की कोशिश की थी, और ये भी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड कर ही। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें समझी है। यहाँ पर कास्ट सिस्टम में लुई डोमो ने बाकी और कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है ये थोड़े देख लेते हैं। लुई डोमो के हिसाब से कास्ट सिस्टम का जो प्राइमरी कॉन्सर्न है वो है आइडियोलॉजी, यानी कि आइडियोलॉजी जिस तरीके का होगा कास्ट सिस्टम उसी हिसाब से ही चलता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ये लुई डोमो है वो कास्ट के एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। इस वजह से उनका जो कास्ट सिस्टम को देखने का नजरिया है वो एक एट्रीब्यूशनल अप्रोच भी है। डूमो के हिसाब से कास्ट जो है वो कुछ सेट ऑफ रिलेशनशिप्स है। यहाँ पर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और किनशिप सिस्टम के बीच में जो रिलेशनशिप है इसको ही कास्ट कहा जाता है, और ये पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है। अब डूमो का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, वो है कास्ट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बट ए स्पेशल फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी, यानी कि कास्ट कोई फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि स्तरी भाग, स्तर विन्यास। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ स्ट्रेटिफाई नहीं करते हैं। यहाँ पर डोमो का कहना है कि ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी है, यानी कि यहाँ पर एक भेदभाव किया जाता है, लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। जैसे ब्राह्मण्स को ऊपर का दर्जा दिया जाता है और शूद्रस को निचले वर्ग का दर्जा दिया जाता है। इस तरीके से डोमो ने कहा है कि जो कास्ट सिस्टम है ये स्पेशल फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी है, ये सिर्फ स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन की बात नहीं की जाती है, यहाँ पर इनइक्वलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है।
डोमो ने आइडेंटिफाई किया था कि इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है, खासकर हिंदुइज्म हायरकी को सपोर्ट करता है। ये जो हायरकिकल अरेंजमेंट है इसको सपोर्ट करता है कि कोई एक बड़ा होगा, ब्राह्मण्स होंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके का जो हायरकी है इसको हिंदुइज्म सपोर्ट करता है। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ वर्ण। वर्ण के बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स से, थिंकर्स है जिन्होंने स्टडी की थी। लुई डोमो ने भी वर्ण सिस्टम को स्टडी किया था। डूमो फील करते थे, वो कहते थे कि अगर हमें इंडिया के कास्ट सिस्टम को समझना है तो हम वर्ण का मेंशन करे बगैर इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। इस वजह से वर्ण का समझना, वर्ण का जो थ्योरी है इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में 4 तरीके का वर्ण की बात की जाती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण्स जो होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं, क्षत्रिय वॉरियर्स होते हैं जो रक्षा करते हैं, फिर वैश्य होते हैं जो बिजनेस करते हैं, और जो शूद्र होते हैं वो बाकी सारे ऊपर के ग्रुप को सर्व करते हैं। इसके अलावा भी और एक ग्रुप होता है जो है अनटचेबल्स, जिनको इस क्लासिफिकेशन से ही बाहर रखा जाता है। अब डूमो का कहना है कि इंडियन सोशियोलॉजी में जो भी लोग इंडोलॉजी का यूज करते हैं वो लोग वर्ण और कास्ट में कंफ्यूजन कर देते हैं। डोमो का कहना है वर्ण और कास्ट जो है ये दोनों अलग चीजें हैं। वर्ण में सिर्फ हम चतुर्वर्ण देखते हैं, लेकिन कास्ट में बहुत सारे अलग अलग तरीके का कास्ट देखे जाते हैं। इंडिया में हजारों से ऊपर कास्ट होते हैं। अब आप लोग थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को समझिएगा। वर्ण में सिर्फ हमारा नॉर्मली 4 वर्ण होते हैं, लेकिन जब हम कास्ट की बात करते हैं, आपके यहाँ पर जो कास्ट होता है वो इस वर्ण के हिसाब से देखी नहीं जाती है। कोई भी आपको आप क्षत्रिय है ये कह के नहीं बुलाते हैं, आप वैश्य है इस तरीके का बातें कोई नहीं करता है। यहाँ पर कास्ट सिस्टम को अलग अलग जगहों के हिसाब से देखा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का सब डिवीजन यानी कि जाति भी होता है। इस वजह से वर्ण और कास्ट जो है ये दोनों अलग है, लेकिन इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में जो भी बुक्स है वहाँ पर सिर्फ वर्ण का ही मेंशन है। यहाँ पर ज़्यादातर बुक्स में वर्ण का ही मेंशन है, जिस वजह से वर्ण के द्वारा ही हमें सोसाइटी को समझना होता है। लेकिन हमारा जो सोसाइटी है वो कास्ट सिस्टम के द्वारा ज़्यादा चलती है। अब लुई डोमो कहते हैं कास्ट और वर्ण इन दोनों को हम हायरार्की और पावर के बेसिस पर समझ सकते हैं। वर्ण में जैसे हायरार्की और पावर है, इसी तरीके से अलग अलग कास्ट में भी पावर होते हैं, उनके बीच में भी हायरार्की होता है। अब देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डोमो का। डोमो ने सब्सटेंशियलाइजेशन ऑफ कास्ट के बारे में बात की थी। अब ये सब्सटेंशियलाइजेशन ऑफ कास्ट क्या है? डोमो के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है। यहाँ पर इन सारे जगहों पर डोमो ने ऑब्जर्व किया है कि इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है ये धीरे धीरे टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। आज के टाइम पीरियड पर हम कास्ट में बहुत सारे बदलाव देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो इंडिया का कास्ट सिस्टम है ये कास्ट सिस्टम नहीं बदल रहा है, ये कास्ट सिस्टम नहीं बदल रहा है। कास्ट सिस्टम के अंडर में इंडियन जो सोसाइटी है उसके अंदर में बदलाव आ रहे हैं, यानी कि चेंज इन सोसाइटी हो रहा है, नॉट ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी नहीं बदल रही है, सोसाइटी के अंदर में बदलाव आ रही है। ये डोमो का कहना है। ये लाइन आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डोमो कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी में हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, टाइम टू टाइम बदलाव आते जा रहे हैं। जो हम पहले ट्रेडिशनल इंटरडिपेंडेंस देखते हैं कास्ट के बीच में जो एक दूसरे को लेकर डिपेंडेंस है, जो डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं उनके बीच में, वहाँ पर जो डिपेंडेंस होती है उसमें भी आजकल हम बदलाव देखते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे लोगों के बीच में, अलग अलग कास्ट के बीच में कॉम्पिटिशन होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अब सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं जो एसेंशियल बनती जा रही है, आइडेंटिकल बनती जा रही है। इस वजह से
ट्रेडिशनल जो इंटरडिपेंडेंस है कास्ट सिस्टम का वो बदलता जा रहा है, कंपटीशन में कन्वर्ट होता जा रहा है। इसी चीज को लुई दोमो ने सब्सटेंशियलाइजेशन ऑफ कास्ट कहा था, यानी कि कास्ट सिस्टम में बदलाव। यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेस है जिसके वजह से आज के इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है इसमें बदलाव आ रहा है। उन्होंने एनालाइज किया था कि जुडिशियल एंड पॉलिटिकल चेंजेस हो रही है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्न प्रोफेशन का आना, अर्बनाइजेशन होना, इस तरीके का चीज़ों के वजह से कास्ट सिस्टम में बदलाव देखी जाती है। और ये जो बदलाव है इसी को उन्होंने सब्सटेंशियलाइजेशन ऑफ कास्ट कहा है। अब देखते हैं प्योर एंड इम्प्योर का कॉन्सेप्ट। ये जो प्योर एंड इम्प्योर का कॉन्सेप्ट है ये लुई दोमो के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इंडियन कास्ट सिस्टम को प्योर एंड इम्प्योर ये दो एक्सट्रीम एंड्स के द्वारा उन्होंने समझा था। हमने पहले ही देखा है कि लुई दोमो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बाइनरी ओपोजिशन को। उन्होंने लेवी स्ट्रॉस का इस कॉन्सेप्ट को अपनाया था। यहाँ पर प्योर एंड इम्प्योर में भी उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था। उन्होंने दिखाया था कि ये जो प्योर एंड इम्प्योर है ये इंडियन कास्ट सिस्टम में एक नेचुरल हायरार्की के वजह से होता है। यहाँ पर दो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं इस प्योर एंड इम्प्योर का। एक होते हैं ब्राह्मिन्स, दूसरे होते हैं अनटचेबल्स। जो ब्राह्मिन्स होते हैं वो प्रीस्टली फंक्शंस करते हैं, उनका सोसाइटी में एक हाई रैंक होता है, उनको लोग बहुत ही ऊपर की दर्जा देते हैं। यहाँ पर ऑपोजिट में जो अनटचेबल्स होते हैं उनको इम्प्योर कंसिडर किया जाता है, उनको विलेज से बाहर रखा जाता है। ब्राह्मिन्स जिस जगह से पानी पीते हैं, जिस कुएं से पानी पीते हैं, वहाँ से उनको पानी नहीं पीने नहीं दिया जाता है। इस तरीके का जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। ब्राह्मिन्स जो है उनको प्योर कंसीडर किया जाता है और जो अनटचेबल्स है उनको इम्प्योर कंसीडर किया जाता है। इस तरीके का दो बाइनरी ओपोजिशन हम इंडियन सोसाइटी में देखते हैं। लुई दोमो का कहना है कि ये जो अनटचेबल्स है वो इम्प्योर टास्क में स्पेशलाइज्ड है, यानी कि ये लोग अगर कोई भी चीज़ को छू देंगे तो वो इम्प्योर बन जाएगा। इस तरीके का मानना है इंडियन सोसाइटी में। दोमो ने प्योर एंड इम्प्योर को समझते हुए उन्होंने कुछ टेम्पोररी इम्प्योरिटी की भी बात की थी और कुछ परमानेंट इम्प्योरिटी। परमानेंट इम्प्योरिटी जैसे कास्ट सिस्टम, यहाँ पर जो बाय बर्थ मिलता है वो इम्प्योरिटी सारी जिंदगी चलती रहती है। लेकिन कुछ इम्प्योरिटी होती है जो टेम्पोररी, जो टाइम टू टाइम ख़त्म हो जाती है। जैसे कोई अगर गर्ल मेंसुरेट कर रही हो तो जो इम्प्योरिटी है वो टेम्पोररी होती है। साथ ही साथ किसी का घर में बर्थ होना, डेथ होना, ये भी टेम्पोररी इम्प्योरिटी ही होता है। यहाँ पर लुई दोमो फैमिली इम्प्योरिटी के ऊपर भी उन्होंने फोकस किया था, जहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट इम्प्योरिटी होता है बर्थ और डेथ का इम्प्योरिटी, जो एक टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाती है। अब ये जो फैमिली इम्प्योरिटी होता है सिर्फ एक घर के लोगों का नहीं, यहाँ पर जो भी उनके जो वंश है या फिर उनके आसपास के जो भी फैमिली मेंबर्स है उनके ऊपर भी ये इम्प्योरिटी चला जाता है। एक इंसान का अगर जन्म होगा एक घर में तो उसके रिलेटेड जो भी लोग होंगे उनके पास भी ये इम्प्योरिटी पहुंच जाता है। इस तरीके का चीज़ें उन्होंने एनालाइज की थी इंडिया में। अब ये जो प्योर एंड इम्प्योर का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपने बुक होमो हायरार्किकस में दिया था। उन्होंने यहाँ पर देखा था कि दो ओपोजिट एंड्स है कास्ट सिस्टम का। यहाँ पर इस प्योर एंड इम्प्योर को एनालाइज करते हुए उन्होंने तीन एलिमेंट की बात की थी कि प्योर एंड इम्प्योर में तीन सेंट्रल एलिमेंट्स हैं। पहला है डिवीजन ऑफ लेबर ऑन बेसिस ऑफ प्योर एंड इम्प्योर, यानी कि आप कौन से काम करोगे, आपका लेबर आप किस तरीके का काम करोगे ये आपका प्योरिटी और इम्प्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे ब्राह्मिन्स प्योर होते हैं, इस वजह से उनको पूजा पाठ करने दिया जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही नोबेल काम है, वो एक प्योर काम है। लेकिन जो इम्प्योर लोग हैं जैसे अनटचेबल्स है उनको इम्प्योर ही काम कराया जाता है। जो ज़्यादातर चीज़ें खराब होती है या फिर जो लोग नॉर्मल लोग नहीं करते हैं उस तरीके का टास्क उनको दिया जाता है। इस वजह से डिवीजन ऑफ लेबर प्योर और इम्प्योर के ऊपर भी बेस्ड किया जाता है। यहाँ पर
फिर देखा जाता है सुपीरियोरिटी ऑफ प्योर ओवर इम्प्योर। जो प्योर होते हैं वो सुपीरियर होते हैं इम्प्योर के मुकाबले। इस वजह से इम्प्योर जो लोग होते हैं उनको निचले वर्ग का दर्जा दिया जाता है, उनको लोगों के घर में प्रवेश नहीं किया दिया जाता है। साथ ही साथ पानी, जो नॉर्मल लोग जिस जगह से पानी पीते हैं उनको वहाँ से पानी नहीं पिया दे जाता है। इस तरीके का चीज़ें भी होती है। यहाँ पर प्योर को सुपीरियर माना जाता है और इम्प्योर को इन्फीरियर माना जाता है। यहाँ पर ये जो दोनों प्योर और इम्प्योर है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन भी किया जाता है। प्योर को सेपरेट तरीके से ट्रीट किया जाता है और इम्प्योर को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये जो तीन एलिमेंट्स है इसके बारे में लुई दोमो ने बात की थी। अब ये जो तीनों चीज़ है इनको भी आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से केयरफुली याद रख लीजिएगा। लुई दोमो का कहना है ये जो कास्ट हायरार्की है, इंडिया में जो हम कास्ट हायरार्की है, इसके जो कोर प्रिंसिपल्स है ये सिर्फ बुक्स में नहीं देखी जाती है। यहाँ पर सिर्फ स्क्रिप्चरल फॉर्मुलेशन यानी कि सिर्फ बुक में देखी नहीं जाती है, ये हिंदूस अपनी डे टू डे लाइफ में भी इसको फॉलो करते हैं। ये जो प्योर और इम्प्योर का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ बुक्स में लिखी नहीं हुई है। यहाँ पर जो लोग वहाँ पर सोसाइटी में रहते हैं वो भी इसको मानते हैं। जैसे अनटचेबल्स को लोग उनको दूर ही रखते हैं, उनको टच नहीं करते हैं, उनको उनके घर में आने नहीं देते हैं, उनको पानी नहीं देते हैं। इस तरीके का बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम इंडियन सोसाइटी में देखते हैं। ये बुक्स के साथ साथ इंडियन सोसाइटी में भी इसको फॉलो किया जाता है। आज के इस क्लास में हमने लुई दोमो के रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं। अब तक आपने जो भी पढ़ा है आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि लुई दोमो के कास्ट को ही उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने देखा है प्योर एंड इम्प्योर, कहीं पर उन्होंने कास्ट सिस्टम के फीचर्स के बारे में बात की है। इस तरीके का अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की है। आप लोगों को अगर फिर भी दिक्कत हो रही होगी कि इस क्लास में क्या देखा है, वापस से इस क्लास को रिपीट करके देखना, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा कंफ्यूजिंग है। साथ ही साथ आप लोग नोट्स को भी देखना, क्योंकि नोट्स को मैंने बहुत ही केयरफुली बनाया है ताकि आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मार्क करके दिया है मैंने, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो। कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको भी मैंने मार्क कर दी है अलग कलर से। ये चीज़ आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो लुई दोमो का क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इनको पूछा जाता है। यहाँ पर यूपीएससी में इनको डायरेक्टली मेंशन किया गया है सिलेबस में। इस वजह से आप लोग देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है इनका कंट्रीब्यूशन। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।